तो चलिए सीधे इस केस फाइल को खोलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम आंध्र प्रदेश के गुडूर शहर की एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं जो आपको सचमुच सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी स्थिति अचानक एक भयानक बुरे सपने में बदल जाती है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो इतनी सटीक हैं कि उन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के इस खौफनाक घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए इस खौफनाक चेतावनी पर गौर कीजिए। तुम लोग कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। सोचिए, आपके कानों में कोई ये फुसफुसाए, ये वो भयानक आवाज थी जिसे प्रकाश ने पुराने घर की बालकनी के पास सुना था। और पता ही आवाज कहाँ से आ रही थी? बिल्कुल पीछे वाले कब्रिस्तान की तरफ से। उस पल की दहशत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये कोई वहम नहीं था, बल्कि एक एकदम सीधा और खुला खतरा था, एक अल्टीमेटम कि जो भी चीज उनके पीछे पड़ी है वो इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और यहीं से हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। आखिर कैसे, मतलब कैसे एक बिल्कुल ही आम सी पारिवारिक छुट्टी 4 अलग-अलग आत्माओं के एक सोचे समझे भयानक हमले में बदल गई। अक्सर होता है ना कि जब शुरुआत में अजीब चीजें होती हैं तो हम उन्हें थकान या हमारा वहम मानकर टाल देते हैं। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे सारे लॉजिक फेल होने लगे। आज हम इसी पूरे जाल को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे इस परिवार ने इस खौफनाक सच्चाई का सामना किया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चरण 1, पुराने घर की चेतावनी। ये वो समय था जब अनजाने में ही इस परिवार ने एक ऐसी जगह पर कदम रखा जो पहले से ही किसी और के कब्जे में थी। बात है गर्मियों की, साल 2019। विनोद, जो उस वक्त सिर्फ 10वीं क्लास में था, अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने भाई प्रकाश के साथ जोधपुर से निकलता है। उनकी मंजिल थी आंध्र प्रदेश का गुडूर शहर, जहां उनका सबसे बड़ा भाई ओम रहता था। ओम वहां एक लोकल मिठाई की दुकान चलाता था, जिसके मालिक रहीम खान नाम के एक सज्जन थे। अब देखिए, बाहर से देखने पर सब कुछ कितना नॉर्मल और खुशी से भरा लग रहा है ना। 2 भाई अपने बड़े भाई से मिलने एक नए शहर जा रहे हैं। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनका कैसा स्वागत होने वाला है। अब इस पूरी कहानी का एक बहुत ही अजीब और डरावना पहलू है, और वो है ये नंबर 8। ओम ने जिस बिल्डिंग में कमरा लिया था ना, उसमें टोटल 8 कमरे थे, 4 नीचे 4 ऊपर। लेकिन डरावनी बात ये थी कि उन 8 कमरों में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही कमरों में लोग रहते थे। जी हाँ, सिर्फ 2। एक में ओम और दूसरे में उसका पड़ोसी अरविंद, जो पानीपुरी का ठेला लगाता था। बाकी पूरी की पूरी बिल्डिंग एकदम वीरान। और सोने पर सुहागा ये कि उस बिल्डिंग के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। सच कहूं तो ये सन्नाटा और अकेलापनी आगे चलकर सबसे बड़े खतरे की घंटी बनने वाला था। हम सब जानते हैं कि अक्सर शुरुआती चेतावनियों को लोग नजरअंदाज कर ही देते हैं। शुरुआत होती है विनोद से। उसे अपने कमरे के शीशे में ठीक अपने पीछे एक बहुत ही भयानक सी आकृति दिखाई देती है। फिर एक दिन जब वो छत पर कपड़े सुखाने जाता है तो वहां एक 25-30 साल का अनजान आदमी तेलुगु में किसी से बात कर रहा था, जबकि छत पर और कोई था ही नहीं, और बिल्डिंग में तो वैसे भी कुल जमा 4 लोग थे। फिर एक रात जब भयानक गर्मी की वजह से वो सब छत पर सो रहे थे, अचानक पीछे वाले कब्रिस्तान के पेड़ों से चमगादड़ों का एक पूरा झुंड लड़ता हुआ सीधा उनके ऊपर आ गिरा। उन्हें दहशत में नीचे भागना पड़ा, लेकिन फिर भी इन सब बातों को अरे बस थकान होगी या वहम होगा कहकर टाल दिया गया। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसे कोई नहीं झुठला सकता था। एक शाम की बात है, विनोद देखता है कि बाथरूम का लकड़ी का दरवाजा अंदर से बंद है। वो बहुत कोशिश करता है, पर दरवाजा टस से मस नहीं होता। जब ओम और प्रकाश भी वहां आते हैं तो अचानक उस बंद बाथरूम के अंदर से एक बहुत ही डरावनी, भारी सी तेलुगु आवाज आने लगती है। और सबसे खौफनाक बात तो अब सुनिए। जैसे ही ओम दौड़कर उस दरवाजे के पास पहुंचता है, वो जाम दरवाजा अपने आप झटके से खुल जाता है, और विनोद को साफ महसूस होता है कि कोई भारी अदृश्य शक्ति उनके एकदम बगल से गुजरी है। बस यही वो पल था जिसने तय कर दिया कि अब उस घर में एक भी मिनट रुकना अपनी जान से खेलना है। इस खौफ के बाद जाहिर सी बात है, परिवार एक हताश कदम उठाता है, और हम आते हैं चरण 2 पर, एक शापित स्थान परिवर्तन। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बचने की ये कोशिश उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेलने वाली है। अब इन दोनों घरों की जरा तुलना करके देखिए, सच्चाई सच में खौफनाक है। पुराना घर कब्रिस्तान के बिल्कुल सटा हुआ था, और वहां लगातार डरावनी चीजें हो ही रही थीं। वहां से जान छुड़ाने के लिए ओम अपनी दुकान के मालिक से बात करता है और एक नया अपार्टमेंट किराए पर लेता है।
लेकिन ये नया घर तो पहले वाले से भी ज्यादा रहस्यमय निकला। पता है क्यों? क्योंकि ये घर पिछले 2 सालों से बिल्कुल खाली पड़ा था। इसके जो पुराने किराएदार थे, एक पति पत्नी, वो अचानक अपने घर गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उनका सारा का सारा सामान, कपड़े, बर्तन, सब कुछ उस नए अपार्टमेंट में जस का तस पड़ा हुआ था। घर बदलने के बाद तो जैसे मुसीबतें और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गईं। एक दोपहर की बात है, विनोद दुकान पर बैठा था। तभी वो दूर से देखता है कि वही लंबा आदमी, हाँ वही जो पुरानी छत पर तेलुगु बोल रहा था, अब पुरानी बिल्डिंग की छत से उसे लगातार घूर रहा है। मतलब वो उनका पीछा कर रहे थे। और हद तो तब हो गई जब एक रात दुकान बढ़ाकर लौटते समय विनोद और प्रकाश ने अपने उसी नए घर के ठीक सामने एक महिला को खड़े देखा। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। वो मंजर इतना डरावना था कि उन्हें घर के अंदर जाने तक के लिए पड़ोस के एक बेकर से मदद मांगनी पड़ी। और इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जो सच में किसी का भी दिमागी संतुलन बिगाड़ सकता है। इसे हम फैंटम ट्रेजेडी या प्रेतवादित त्रासदी कह सकते हैं। इसका मतलब है किसी भयानक घटना की ऐसी गूंज जिसे सिर्फ और सिर्फ वही इंसान देख सकता है जिसे निशाना बनाया गया हो। हुआ ये कि एक दोपहर विनोद ने अपनी दुकान से देखा कि उनकी पुरानी बिल्डिंग के पास एक आदमी सड़क पार कर रहा है और अचानक एक तेज रफ्तार बस आती है और उसे बुरी तरह कुचल देती है। विनोद ने ये पूरा भयानक एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब उसने बुरी तरह घबराकर प्रकाश को ये बात बताई तो प्रकाश को सड़क पर कुछ नहीं दिखा, न कोई बस, न कोई एक्सीडेंट और न ही कोई घायल आदमी। ये पूरी खौफनाक घटना एक छलावा थी जो सिर्फ और सिर्फ विनोद के दिमाग में दिखाई गई थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। विनोद को ये सारी भयानक चीजें दिख तो रही थीं, पर उसे कोई शारीरिक नुकसान क्यों नहीं हो रहा था? इसका जवाब एक बहुत ही छोटी सी चीज में छिपा था, और वो था हनुमान लॉकेट। विनोद और प्रकाश दोनों के ही गले में सुरक्षा के लिए हनुमान लॉकेट था। इसी वजह से वो आत्माएं उन्हें डरा तो पा रही थीं, उनके दिमाग से खेल रही थीं, लेकिन उन्हें छू तक नहीं सकती थीं। वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड थे। लेकिन ओम, जो परिवार में सबसे बड़ा था, दुर्भाग्य से उसने काम के दौरान अपना लॉकेट कहीं खो दिया था। और बस इसी एक छोटी सी चूक ने ओम को उन बुरी शक्तियों के सामने पूरी तरह से असुरक्षित कर दिया, उनके लिए दरवाजा खोल दिया। और यहीं से शुरू होता है चरण 3, द ब्रेकिंग पॉइंट, यानी टूटने का बिंदु। ये वो मोड़ था जहां सिर्फ डराने धमकाने का खेल खत्म हो गया और बात सीधे जान लेने पर आ गई। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। आधी रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा। विनोद को प्यास लगती है, वो पानी पीने उठता है और देखता है कि घर का मेन गेट खुला हुआ है और ओम वहां बैठा है। और पता है कहाँ? बिल्कुल उसी जगह पर जहां उन्होंने उस बिखरे बालों वाली खौफनाक महिला को देखा था। ओम घुप अंधेरे में किसी अदृश्य शक्ति से लगातार बातें कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। और जब अगली सुबह विनोद ने उससे इस बारे में पूछा तो ओम ने एकदम साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो तो रात भर अपने बिस्तर से उठा ही नहीं। ये वो पल था जिसने साफ कर दिया कि ओम अब पूरी तरह से उनके कंट्रोल में जा चुका है। इसके बाद ओम की हालत कितनी तेजी से बिगड़ी, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब विनोद और प्रकाश वापस अपने गांव लौट गए तो ओम ने फोन पर एकदम नॉर्मल तरीके से बात करना शुरू कर दिया ताकि घरवाले उसे वहीं रहने दें। ये एक्चुअली उन आत्माओं की एक चाल थी, एक धोखा था। लेकिन करीब 3 हफ्ते बाद ओम अपनी माँ को फोन करता है। उसकी आवाज़ पहचानी नहीं जा रही थी, उसका शरीर पूरी तरह से सिकुड़ चुका था और वो पिछले 2 दिनों से लगातार खून की उल्टियां कर रहा था। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि राजस्थान से उसके चाचा को फौरन कॉन्फ्रेंस कॉल पर सुरक्षा मंत्र पढ़ने पड़े। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, फोन पर मंत्र शुरू होते ही कुछ ही सेकंड के अंदर ओम अपनी ही दुकान में धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ा। आखिरकार हम अपने विश्लेषण के अंतिम हिस्से यानी चरण 4 पर पहुंचते हैं, एक्सॉर्सिज्म और उसके नतीजे। ये वो समय था जब राजस्थान में बैठे विनोद के चाचा ने, जो कि आध्यात्मिक मामलों के अच्छे जानकार थे, इस पूरी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझा और इसे जड़ से खत्म करने के लिए मोर्चा संभाला। उनका बचाव का तरीका एकदम सटीक और फास्ट था। सबसे पहले चाचा जी ने कॉल पर ही कुछ बहुत शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया। इससे हुआ ये कि कुछ समय के लिए उन एंटिटीज की पकड़ ओम पर थोड़ी कमजोर हो गई। जैसे ही ओम को होश आया, उसे सख्त हिदायत दी गई कि वो तुरंत दुकान बंद करे और जो भी पहली ट्रेन मिले उसे पकड़कर गुडूर से भाग निकले।
ओम सीधा अपने चाचा के घर राजस्थान पहुंचा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो आत्मा इतनी आसानी से हार मान गई? बिल्कुल नहीं। वो उसका पीछा करते हुए राजस्थान तक पहुंच गई थी। इसके बाद चाचा ने एक बहुत ही खास अनुष्ठान किया। ओम को तुरंत हनुमान लॉकेट पहनाकर सुरक्षित किया और फाइनली अपनी आध्यात्मिक विद्या का इस्तेमाल करके उन पीछा करने वाली आत्माओं को एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद चाचा जी ने जो खुलासा किया वो सुनकर सचमुच किसी के भी होश उड़ जाएंगे। उस परिवार के पीछे कोई एक या दो नहीं बल्कि पूरी 4 अलग-अलग आत्माएं पड़ी थीं। पहली आत्मा तो वही थी जो पुराने घर के पीछे वाले कब्रिस्तान से आई थी। दूसरी आत्मा उस 8 कमरे वाली पुरानी वीरान बिल्डिंग की ही कोई पुरानी सत्ता थी। लेकिन जो असल में हैरान करने वाली बात थी वो थी तीसरी और चौथी आत्मा की असलियत। तीसरी आत्मा उस आदमी की थी जिसे विनोद ने उस दिन बस से कुचलते हुए देखा था, और चौथी आत्मा वो उस एक्सीडेंट वाले आदमी की पत्नी की थी